नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट द्वारा अंतरिक्ष में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि की। बताएंगे क्या है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS के शोधकर्ताओं द्वारा धातु से विकसित अदृश्य शील्ड। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। चरम पराबैंगनी क्षेत्र में एक आकाशगंगा की खोज। भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने हासिल की महत्वपूर्ण सफलता। सामान्य टिन से ज्यादा सक्षम बैटरी एनोड विकसित। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी ARCI की ये खोज। भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित की अदृश्य शील्ड। विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु का नया शोध। और पश्चिमोत्तर भारत के भूजल स्तर पर गंभीर भविष्यवाणी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारतीय शोधकर्ताओं ने बचाव के तौर पर तैयार की खास जल स्तर मॉडलिंग। अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने चरम पराबैंगनी प्रकाश क्षेत्र में तारों की उत्पत्ति के दौर की ही एक आकाशगंगा की खोज की है। एस्ट्रोसैट द्वारा पहचानी गई ये अपनी तरह की पहली आकाशगंगा है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से अंतरिक्ष के कई नए रहस्य उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। अनंत गहरा और विस्तृत ब्रह्मांड, जिसके ओर छोर का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ इस ब्रह्मांड के बारे में धीरे धीरे हमारी समझ भी बढ़ी। आकाशगंगाओं और तारों आदि की पहचान की जा सकी, लेकिन आज भी बहुत कुछ है जो रहस्य बना हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट द्वारा ब्रह्मांड निर्माण के शुरुआती दौर की एक आकाशगंगा का पता लगाया गया है। एस्ट्रोसैट के अल्ट्रावायलेट दूरबीन यूविट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने इस आकाशगंगा को गहन अध्ययन कर खोजा है, जिसमें भारत सहित स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स के शोधकर्ता शामिल हैं। इस दल ने अंतरिक्ष में 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित AUDFS-01 नाम की आकाशगंगा से निकलने वाली एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट की पहचान कर ये खोज की है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। UVIT जब इमेज लेते हैं, सो इट्स लाइक ए स्नैपशॉट लेते हैं। सो 33 मिलीसेकंड करके एक फ्रेम्स लेते हैं। ओके, सो एक मान लो कि एक फ्रेम लिया, उसके बाद दूसरा फ्रेम जब ऑब्जर्व करोगे तो उसके बीच में 33 मिलीसेकंड्स का गैप है। सो ऐसे करके जनरली अगर आप देखोगे कि एक ऑर्बिट में 1500 सेकेंड का ऑब्जर्वेशन होता है, सो 1500 सेकेंड में करीबन 45,000 फ्रेम्स रहेगा। तो उसको हमने प्रोसेसिंग किया है। सो वैसा करीबन 40 ऑर्बिट का इमेज हमने स्टैक किया है, मैंने एक के ऊपर एक ऐड करके उसके बाद एक डीप इमेज बनाया है, जो कि बहुत ही वीक से वीक सिग्नल देख सकते हैं। आयुका के वैज्ञानिक प्रोफेसर कनक साहा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के दल ने अक्टूबर 2016 में तकरीबन 28 घंटे इस आकाशगंगा का निरीक्षण किया। उससे प्राप्त डेटा का अगले 2 साल तक सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया गया और पाया गया कि ये एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट प्रकाश तारों के निर्माण के दौरान बनी आकाशगंगा का ही है। ये वो क्षेत्र है जहां पहले इस तरह के किसी स्रोत का पता नहीं चला था। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह आकाशगंगा चरम यूवी तरंगों में बड़ी मात्रा में नक्षत्र बनाने वाली आकाशगंगाओं की एक नई खोज की शुरुआत भी है। गैलेक्सी में दिखता है कि कौन सा गैलेक्सी सबसे
विगोरसली स्टार फॉर्म कर रहा है, वो पता कर सकते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइन से। जैसे कि हाइड्रोजन लाइन से, हाइड्रोजन एटम से जो लाइन निकलता है, कभी बामा सीरीज में हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन निकलते हैं। सो उसी का एक हाइड्रोजन अल्फा लाइन से, वो की सबसे स्ट्रांग था, हमने उसी को सिलेक्ट किया। और जब उसने उसको सिलेक्ट किया एंड उसी से हमको पता चला कि ये गैलेक्सी बहुत विगोरसली स्टार फॉर्म कर रहा है। ओके, करीबन 50 टाइम्स द मास ऑफ सन पर ईयर इट प्रोड्यूसिंग। खगोलविद लगातार ब्रह्मांड में प्रकाश की उत्पत्ति के स्रोतों की खोज कर रहे हैं, जिसके लिए छोटी आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन इनसे निकलने वाले बहुत धीमी आयनीकृत विकिरण या फोटॉन को यूं देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश आकाशगंगा के आसपास फैली गैस या अंतरिक्ष में मौजूद अन्य पदार्थों द्वारा सोख लिया जाता है। नासा ने इस तरह की खोज के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया था, जो कि एस्ट्रोसैट के यूवी टेलीस्कोप से काफी बड़ा है, लेकिन वो भी किसी अल्ट्रावायलेट उत्सर्जन को नहीं दर्ज कर पाया। ऐसे में एस्ट्रोसैट की ये उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और ब्रह्मांड के शुरुआती रहस्यों को उजागर कर सकती है। हमारे इस गैलेक्सी से हमने देखा है कि इस गैलेक्सी में कम से कम 20% ऐसे लाइट एमिट हो रहा है, एक्स यूवी लाइट 20% कम से कम। इसका मतलब ऐसी गैलेक्सी अगर हमको लगता है कि अगर ऐसी गैलेक्सी उसी टाइम पे हुआ होगा, तो दिस गैलेक्सीज को हमको समझ में आएगा कि यूनिवर्स में जो रियानाइजेशन फेज से अभी जा रहा है वो कैसे हुआ। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट वेधशाला अंतरिक्ष में स्थापित की थी, जिस पर 38 सेंटीमीटर व्यास की अल्ट्रावायलेट दूरबीन है, जो व्यापक क्षेत्र में दूरस्थ और नजदीकी अल्ट्रावायलेट प्रकाश का एक साथ चित्रण करने में सक्षम है। एस्ट्रोसैट की मदद से की गई शोधकर्ताओं की ये खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित की गई है। देश के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल ARCI चेन्नई ने लिथियम आयन बैटरी के लिए सामान्य टिन का इस्तेमाल कर खास एनोड विकसित किए हैं। ये खोज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरीज की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। साथ ही इससे बैटरी की लागत भी कम हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण के लिए अब इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। कार, स्कूटर से लेकर सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा रहे इन सभी वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बैटरीज की क्षमता और बार बार चार्जिंग की जरूरत इन वाहनों के उपयोग के विस्तार में अड़चनें पैदा करता है। इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI के वैज्ञानिकों ने अब इस समस्या का हल निकाला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के रिसर्च पार्क में स्थित ARCI चेन्नई की ऑटोमोटिव एनर्जी मटेरियल्स लैब ने हाई पावर लिथियम आयन बैटरीज के लिए टिन की माइक्रोन सामग्री से किफायती और उच्च क्षमता वाले एनोड विकसित किए हैं, जो न सिर्फ बैटरी की क्षमता और जीवन काल को बढ़ाएंगे, बल्कि बैटरीज जल्दी चार्ज हो सकेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, विद्युत वाहनों की तकनीक के लिए हमें ज्यादा स्थिरता, उच्च क्षमता, उच्च शक्ति, फास्ट चार्जिंग क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी की आवश्यकता है। मौजूदा लिथियम आयन बैटरी एनोड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करती है, जिससे सीमित क्षमता और सीमित फास्ट चार्जिंग होती है, जबकि टिन एक कम लागत वाली सामग्री है, जिसमें ग्रेफाइट से 3 गुना ज्यादा क्षमता होती है और फास्ट चार्जिंग क्षमता भी। इसका उपयोग एनोड बनाने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर बाजार में उपलब्ध लिथियम आयन बैटरी में ग्रेफाइट एलॉय एनोड का इस्तेमाल किया जाता है।
जिसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान न्यूनतम वॉल्यूम विस्तार 12% तक होता है, लेकिन इससे बैटरी की क्षमता और चार्जिंग समय सीमित हो जाते हैं। ARCI के वैज्ञानिकों ने टिन सामग्री पर शोध किया, जिसकी क्षमता ग्रेफाइट एलॉय से कई गुना बेहतर है और उपयोग के दौरान इसका वॉल्यूम विस्तार बहुत ज्यादा होता है और धातु में जल्दी दरार पड़ जाती है। वैज्ञानिकों ने इसका उपाय माइक्रोन सामग्री में तलाश किया और टिन आधारित एनोड विकसित किए, जो कि लिथियम के लिए उच्च प्रदर्शन और स्थिर एनोड सामग्री साबित हुए हैं। इन्होंने ग्रेफाइट आधारित बैटरी की तुलना में चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। We have developed a novel हमने एक नई पर्यावरण अनुकूल सौम्य जल आधारित बाइंडर CCD बनाया है, जिसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से 4 गुना अधिक क्षमता और 12 मिनट की चार्ज डिस्चार्ज प्रक्रिया भी है। इस बाइंडर की संरचना पिंजरे की तरह है, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम विस्तार में बफर का काम करता है, जिससे हमें 1 C की दर से 85% की क्षमता पर 1500 से ज्यादा चक्र प्राप्त हुए, जो कि विद्युत वाहनों के लिए अधिक उपयुक्त है। भविष्य में हम व्यावसायिक टिन और नए जलीय बाइंडर के उपयोग से कम लागत में टिकाऊ लिथियम आयन बैटरी बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। ARCI के वैज्ञानिकों ने माइक्रोन टिन सामग्री एनोड के साथ सौम्य जल आधारित एक बाइंडिंग तैयार की है, जो कि बैटरी के स्थायित्व को और बढ़ा देती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा भी इन बैटरीज का इस्तेमाल अन्य उपयोगों के लिए भी काफी प्रभावी माना जा रहा है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। ये अध्ययन एनर्जी टेक्नोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किया जा चुका है। भारतीय शोधकर्ताओं की इस कामयाबी से अब न सिर्फ बैटरीज की लागत कम होगी, बल्कि उच्च क्षमता और लंबे समय तक चलने वाली इन बैटरीज से पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों का लंबी दूरी के लिए भी इस्तेमाल बढ़ जाएगा। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी लौटते हैं। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, कवि, लेखक और पत्रकार, अंग्रेजी के पहले साहित्यकार जिन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। दोस्तों के बीच गिगर नाम से मशहूर किपलिंग ने लिखी कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास। बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हैं उनके मोगली, शेरखान और बघीरा जैसे किरदार। अब तक के सबसे युवा नोबेल विजेता किपलिंग है, किम और जंगल बुक सरीकी बेमिसाल कृतियों के रचनाकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साइंस फिक्शन या जादुई कहानियों में किसी इंसान या वस्तु का अदृश्य हो जाना हम सबको बहुत रोमांचित करता रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने हकीकत में ये कर दिखाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बेंगलुरु स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS के शोधकर्ताओं ने धातु की एक ऐसी शील्ड तैयार की है जो कि बिना नजर आए विद्युतीय चुंबकीय हस्तक्षेप को रोक सकती है। तो क्या है ये आविष्कार, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रेडियो, टीवी, टेलीफोन या वाईफाई इंटरनेट का उपयोग करते वक्त हम कभी न कभी एक डिस्टरबेंस महसूस करते हैं। खरखराहट या संपर्क का अचानक टूट जाना, इसे विद्युतीय चुंबकीय हस्तक्षेप यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI कहा जाता है, जो किसी अन्य विद्युत चुंबकीय धारा के चलते रेडियो आवृत्ति में व्यवधान उत्पन्न करता है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जानबूझकर रेडियो या फोन सिग्नल्स को रोकने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। ये खासकर रेडियो प्रसारण में ज्यादा प्रभावित करती है।
अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त अनुसंधान संस्थान नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक अदृश्य शील्ड विकसित की है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आधारित उपकरणों की दृश्यता और सौंदर्य को खत्म किए बिना विद्युतीय चुंबकीय हस्तक्षेप से सुरक्षित रख सकती है। खासकर ये शील्ड गोपनीय सैन्य उपकरणों, युद्धपोतों और विमानों में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। ये मूल रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अवरोध या रोकना है ताकि सैन्य अनुप्रयोगों का पता न चल सके। आमतौर पर एल्यूमिनियम, तांबा जैसी धातुएं विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करने के मामले में अच्छा काम करती हैं, लेकिन हम पूरे विमान या समुद्री जहाज के ढांचे को धातु से कवर नहीं कर सकते। हमारे तरीके में हम नैनो वायर या माइक्रो वायर से धातुओं की एक बहुत बारीक जाली बनाते हैं। इसे हम बड़े बड़े ग्लास जैसे विंडशील्ड पर बना सकते हैं और जब हम इनका इस्तेमाल किसी वाहन पर करते हैं तो सारे गीगाहर्ट्ज विकिरण बंद हो जाते हैं या फिर अवशोषित हो जाते हैं और इस तरह से आप पूरे जहाज को छिपा सकते हैं। विद्युतीय चुंबकीय हस्तक्षेप शील्ड के लिए किसी भी पारदर्शी सामग्री पर धातु कोटिंग करने से उसकी पारदर्शिता खत्म या कम हो जाती है। CENS के वैज्ञानिकों ने पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट PET पर स्प्रे कोटिंग द्वारा क्रैक टेम्पलेटिंग विधि का उपयोग कर तांबे की एक धातु जाली विकसित की है जो कि 85% तक पारदर्शिता बनाए रखती है और सामान्य धातु फिल्म की तुलना में बेहतर विद्युतीय चुंबकीय शील्ड प्रदान करती है। इस धातु जाल को इलेक्ट्रोड की चालकता से समझौता किए बिना ही किसी भी वांछित सबस्ट्रेट जैसे एक्रेलिक, पॉलीकार्बोनेट ग्लास आदि पर भी बनाया जा सकता है। इस तकनीक में हम हाइब्रिड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने अपनी प्रयोगशाला में बनाई गई क्रैकल लिथोग्राफी तकनीक से विकसित की है। तो आप इस इलेक्ट्रोड में देख सकते हैं कि यह पारदर्शी है और यह पारदर्शी EMI शील्ड की तरह काम करती है। तो ये EMI संकेतों जैसे KU बैंड या गीगाहर्ट्ज की कुछ रेंज को बहुत ही कुशलता से रोक सकती है। यहाँ हम ग्लास जैसे इलेक्ट्रोड सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्रैकल लिथोग्राफी तकनीक से हम किसी तरह की सबस्ट्रेट को उपयोग कर सकते हैं, फिर चाहे वो PET हो, एक्रिलिक या फिर पारदर्शी प्लास्टिक। हम किसी भी घुमावदार सतह पर कोटिंग कर सकते हैं। जैसे लड़ाकू विमान में पायलट सीट पर कैनोपी के घुमावदार ग्लास को भी हम कोट कर सकते हैं। CENS ने अपने औद्योगिक साझेदार हिंद हाई वैक्यूम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पारदर्शी ग्लास उत्पादन के लिए DST फंडेड एक उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किया है जहां पारदर्शी EMI शील्ड्स का भी उत्पादन किया जा सकता है। ये तकनीक ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और लचीली EMI शील्ड्स की मांग को तो पूरा करेगी ही, साथ ही इस तकनीक का उपयोग विभिन्न सैन्य और सुरक्षा अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। भूजल यानी ग्राउंड वाटर लेवल में लगातार गिरावट भारत में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस संकट से देश के कई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हैं। भारतीय और डरहम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक संयुक्त टीम ने हाल ही में भूजल गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर पश्चिमी भारत पर शोध किया, जिसमें अगले दशक में इस क्षेत्र में गंभीर जल संकट का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं ने देश को सबसे ज्यादा कृषि उपज देने वाले इस क्षेत्र को जल संकट से बचाने के लिए एक खास जल स्तर मॉडलिंग भी तैयार की है। अध्ययन पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत का पश्चिम उत्तर क्षेत्र देश के खाद्यान्न की बड़ी जरूरत को पूरा करता आया है, लेकिन बेतरतीब सिंचाई के तरीकों और भूजल संसाधनों द्वारा लगातार भूजल दोहन और कम रिचार्ज ने इसे दुनिया में भूजल गिरावट का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है।
हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने इंग्लैंड के डरहम विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उत्तर पश्चिमी भारत, खासकर हरियाणा और पंजाब में एक अध्ययन किया, जिसमें इस क्षेत्र में भूजल संकट के और गंभीर होने के परिणाम सामने आए हैं। पिछले दशकों में आई गिरावट के आकलन के मुताबिक वर्ष 2028 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ही 2.8 मीटर की दर से भूजल स्तर में लगभग 28 मीटर की गिरावट आएगी। पंजाब के भटिंडा, मानसा, लुधियाना और हरियाणा के कैथल, सिरसा, जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक के कुछ हिस्सों, यमुनानगर, सोनीपत और पानीपत में अगले एक दशक में भूजल स्तर 5 से 10 मीटर तक नीचे जाने का अनुमान है। हमारे देश की जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अबाउट 80% जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में जाता है और उस 80% में से ऑलमोस्ट 90% जो यूटिलाइजेशन है वो ग्राउंड वाटर से होता है। और इसका नतीजा ये है कि जो पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स जो हमारे देश के फूड बास्केट कहलाते हैं, वहाँ पे इस वक्त भूजल का लेवल जो है वो 20 से 25 मीटर नीचे चला गया है। तो हम लोगों ने हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कोलीग्स हैं उनके साथ मिलके अभी एक स्टडी कंप्लीट करी है पंजाब और हरियाणा में। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि अगर ये स्थिति इसी तरह चलती रही तो कई सारे जो शहर हैं पंजाब और हरियाणा में, वहां पर भूजल की स्थिति और भी विकट हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने भूजल संकट आकलन के साथ साथ उससे बचाव के लिए एक जल स्तर मॉडलिंग भी तैयार की है। कंप्यूटर सिमुलेशन आधारित इस मॉडलिंग के अनुसार अगर सिंचाई जल में 20% तक का सुधार किया जाए तो उत्तर पश्चिमी भारत के कई शहरों को जल संकट से बचाया जा सकता है। शोधकर्ताओं का ये प्रस्ताव बेहतर सिंचाई उपयोग दक्षता के जवाब में उत्तर पश्चिमी भारत के जल स्तर की मॉडलिंग शीर्षक के तहत नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और हम लोगों ने मॉडलिंग करके ये भी दिखाया है कि अगर हम अपने भूजल की आपूर्ति, भूजल की जो का यूटिलाइजेशन है उसमें अगर हम 20% भी कम कर लें तो हमारे कई सारे शहर जो हैं वो उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो और इसके अलावा हमें जो सरफेस वाटर है उसके साथ और भूजल की दोनों को मिला करके जो इसका यूटिलाइजेशन प्लान है वो बनाना पड़ेगा। सिर्फ भूजल पे डिपेंडेंट होने में बहुत ज्यादा खतरा है। जाहिर है कृषि उपज को बढ़ाने और स्थिर रखने के लिए भूजल का इस्तेमाल शुरू किया गया था, लेकिन अकुशल और अंधाधुंध भूजल दोहन ने बहुत ही विकट स्थिति पैदा कर दी। वहीं दूसरी तरफ बदलते वर्षा के पैटर्न और शहरीकरण ने भूजल रिचार्ज को कम कर दिया। ऐसे में ज्यादा जल दोहन वाली कृषि पद्धतियों में बदलाव, फसल पैटर्न में सुधार, सिंचाई के वैकल्पिक उपाय, वर्षा जल संचयन आदि से भूजल की बड़ी मात्रा को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि भूजल स्तर के भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी की जाए ताकि समाधान की स्थायी रणनीति तैयार की जा सके, जिसमें ये ताजा अध्ययन और सिमुलेशन मॉडल काफी सहयोगी साबित हो सकता है। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आइए आखिर में अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR नियमों में संशोधन किया है, जिससे कोविड-19 वैक्सीन, दवा विकास और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके। नवीन वैक्सीन, दवा और चिकित्सीय उपकरण के शोध एवं विकास में लगी कंपनियां अब इस पर किए जा रहे खर्च को CSR मद में दिखा सकती हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ये संशोधन 2020-21 से अगले 3 वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 तक के लिए ही मान्य होगा। आपको बता दें, कंपनी अधिनियम के तहत हर कंपनी को पिछले 3 साल का औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR मद में खर्च करना होता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कोविड-19 को लेकर एक सीरम सर्वेक्षण यानी सीरो सर्वे कर रहा है। CSIR की देश भर में फैली 38 प्रयोगशालाओं में होने वाले इस सर्वे द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमण प्रवृत्तियों का पता लगाया जाएगा। इस सर्वेक्षण में 19 से 60 साल तक की आयु वर्ग के CSIR कर्मचारियों और उनके परिजनों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण का संयोजन दिल्ली स्थित CSIR के जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान IGIB द्वारा किया गया है। इस सर्वेक्षण के सितंबर माह तक संपन्न होने की उम्मीद की जा रही है, जिसे अगले 6 महीने में दोहराया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह ये समझने में आसानी होगी कि एंटीबॉडी शरीर में कितने समय तक बने रहते हैं। 2019 में ग्रीनलैंड की बर्फ में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यहां 532 अरब टन बर्फ पिघल गई, जो कि रोज़ाना महासागरों में जाने वाले पानी में लगभग 30 लाख टन का इजाफा है। ये समुद्र का जल स्तर और बढ़ने की बड़ी चेतावनी है। कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट पत्रिका में छपे इस शोध पत्र के मुताबिक ग्रीनलैंड से टूटे ग्लेशियर और बर्फ के 2 से 3 किलोमीटर मोटे ब्लॉक्स का पिघलना 2019 में वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि के सबसे बड़े स्रोत बने और इन्होंने अकेले ही विश्व के महासागरों के जल स्तर को 1.5 मिलीमीटर तक बढ़ाया। शोध के मुताबिक ग्रीनलैंड की बर्फ का ये नुकसान साल 2012 से 15% ज़्यादा रहा। ग्रीनलैंड ऐसा इलाका है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा है। अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो विश्व के महासागरों का जल स्तर 7 मीटर बढ़ जाएगा, जबकि अगर समुद्र जल स्तर में कुछ मीटर ही बढ़ोतरी होती है तो अभी ही दुनिया की कई तटीय आबादियां पूरी तरह डूब जाएंगी। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज ने 2 नवंबर को एक शुद्ध ग्रह पृथ्वी के नजदीक से गुजरने की भविष्यवाणी की है। नासा द्वारा लगभग 12.968 दिनों में किए गए 21 अवलोकनों द्वारा ये अंदाजा लगाया गया है। हालांकि 6.5 फीट व्यास के इस पिंड के पृथ्वी के वातावरण में आने की संभावना बहुत कम है। 2018 VP1 नाम से इस शुद्ध ग्रह को कैलिफोर्निया की वेधशाला द्वारा 2 साल पहले खोजा गया था, जिसके बाद से ये नजर नहीं आया। अब इसके पृथ्वी के नज़दीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि 4,700 से 2,60,000 मील के बीच की दूरी से गुजर सकता है। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपनी फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और हाँ, वैज्ञानिक सोच हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।